हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर सोन बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए अब शुरुआत की जाए, है ना। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है कि डीएनए के बारे में, डीएनए का पूरा ऑपरेशन कर बैठेंगे इसमें। मतलब कि डीएनए कहाँ से आया, किसने इसकी खोज की, कैसे इसमें क्या क्या होता है, कितने बेस पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, वो सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलेंगे, डीएनए से फिर आरएनए के बनने को क्या बोलेंगे, आरएनए से फिर प्रोटीन के बनने को क्या बोलेंगे, कब क्या कौन सा प्रोसेस होता है, ये सब हम लोग सब सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो एक वर्ड है जेनेटिक मटेरियल। एक वर्ड है जेनेटिक मटेरियल। तो मटेरियल मतलब एक ऐसा चीज जो माँ बाप का, पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में लाता है, ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल। तो वैसा ही तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकते हैं, चाहे तो डीएनए हो सकते हैं, चाहे तो आरएनए हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों में से ज्यादा कौन स्टेबल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों में से कौन ज्यादा वेरिएशंस ला सकता है, इसके बारे में, ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए होता क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतना जानते ही हो, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि डीएनए में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कि डीएनए अगर हम लोग डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। क्या है, एक डीएनए एक क्या है, बोलो, पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा चीज, ये एक ऐसा कंपोनेंट जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे मोनोमर से मिलकर के बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीइथीन, पॉलीइथीन, और हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, पॉलीथीन। क्या बोल देते हैं, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन भी क्या, एक पॉलीमर, किसका, इथीन का, इसलिए क्या बोल देते हैं, पॉलीइथीन। तो वैसा ही डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। कैसा है, पॉलीमर। इसका मतलब है कि इसमें मोनोमर्स होंगे। इसका मतलब है कि इसमें मोनोमर्स होंगे। और इसका मोनोमर्स क्या होता है, इसका मोनोमर्स क्या होता है, बोलो, प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो खुद एक पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड में मेनली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ग्रुप होकर के क्या बना लेता है, एक पॉलीमर जिसका नाम डीएनए। आ रही बात समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, बोलो तो किसकी बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स कुछ तो क्या होता है, हाँ, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, वेरी गुड, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, नाइट्रोजनस, वेरी गुड, नाइट्रोजनस बेसेस प्लस शुगर, प्लस शुगर। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेसेस प्लस में शुगर। ठीक, तो शुगर
किसमें मिल जाता है? जब नाइट्रोजनस बेसेस में मिल जाता है तो दोनों मिलके क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसाइड्स। अब ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट भी मिल जाए तो बन जाएगा क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके क्या बना लेंगे? डीएनए बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डीएनए। समझ में आ रही बात? हाँ। तो क्या मतलब हम लोग क्या क्या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल्स टू नाइट्रोजनस बेसेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। समझ में आ रही बात? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर के क्या बना लेंगे? बोलो बोलो, क्या बना लेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बना लेंगे? ये तीनों मिलकर के क्या बना लेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये लगा लेना है इसका, ठीक है? ठीक। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? डीएनए बना लेंगे। इतना क्लियर है? अच्छा। इसका मतलब है कि नाइट्रोजनस बेसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं, या फिर समझो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में अलग अलग नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, या फिर अलग अलग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों का डीएनए है, तो हम लोगों के डीएनए में क्या होगा? नाइट्रोजनस बेसेस होगा। हम लोगों के डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस का नंबर अलग होगा। अरे बात समझ में? कोई बैक्टीरिया है, उसका डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस अलग होगा। अरे बात समझ में? नया समझ में? बोलो, नया समझ में? तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में अलग अलग अमाउंट ऑफ या अलग अलग नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, लिख लें। या यूं समझो कि अलग अलग नाइट्रोजनस बेसेस, या फिर अलग अलग नाइट्रोजनस बेसेस होंगे तो अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ कोई दिक्कत? जाहिर सी बात है, अगर नाइट्रोजनस बेसिस का नंबर अगर चेंज हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड्स का भी नंबर चेंज हो जाएगा। तो वो हम लोग लिख लेते हैं कि किसके डीएनए में या किसके आरएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। एक लिस्ट बना, और यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि तुम लोगों के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में डाला जा सकता है। इसमें बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? तो सबसे पहले क्या डालोगे? बोलो। एक बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज मतलब एक वायरस है। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस। बैक्टीरियोफाज, हाँ, बैक्टीरियो नॉन लिविंग, वायरस नॉन लिविंग है। बैक्टीरियोफाज बोल दो या बैक्टीरियोफेज बोल दो। क्या बोल दो? बोलो, बैक्टीरियोफाज बोल दो या फिर बैक्टीरियोफेज बोल दो। इसमें कितने होते हैं? और एक बैक्टीरियोफेज है, ये क्या है? बोलो, ये क्या है जी? वायरस है। ये क्या है? वायरस है। ये बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। याद करो, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो पढ़े थे 11th का, उसमें बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने पढ़ाया था। याद है? दूसरे चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है? पढ़ाया था बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, और बैक्टीरियोफेज में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं, जिसका नाम क्या है? बोलो, 5×174। कितना है? बोलो, 5×174। नहीं है? समझो, मतलब समझो कि एक बैक्टीरिया एक वायरस है। कौन सा नाम? बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक का नाम क्या है? 5×174। बोलो, तो 5×174 क्या है? बोलो, एक बैक्टीरियोफेज है। मतलब बैक्टीरियोफेज के एक टाइप है, और बैक्टीरियोफेज एक्चुअली में क्या है? वायरस। तो 5×174 क्या है? वायरस। बोल सकते हैं ना? नहीं आ समझ। तो इसमें कितना
नंबर ऑफ इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर कितना है 5386 कितना है बोलो 5386 5386 क्या है ये न्यूक्लियोटाइड्स बुक्स में ध्यान रखना है कि कहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स लिखा हुआ है कहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस लिखा हुआ है ठीक है अरे बात सुन में कुछ में न्यूक्लियोटाइड्स दे रखा है तो कुछ में नाइट्रोजनस बेसिस वैसे नाइट्रोजनस बेसिस जितना होगा उतना ही न्यूक्लियोटाइड्स भी बनेगा ठीक है अरे बात सुन में अब एक बैक्टीरियोफाज और है जिसका नाम है बोलो लैम्डा क्या नाम है बोलो क्या नाम है बोलो बैक्टीरियोफाज लैम्डा क्या नाम है बोलो बैक्टीरियोफेज लैम्डा ये भी क्या बैक्टीरियोफेज 174 ये वाला क्या बैक्टीरियोफेज 5x174 और ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा इसमें कितना है बोलो बोलो 48,502 कितना है बोलो 48,502 48,502 क्या है बेस पेयर्स है क्या है इसमें बेस ठीक इतना हो गया ये सब बात याद रखना है अब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इकोलाई क्या नाम है बोलो पूरा नाम क्या है तो यहाँ पर एक नंबर दे दो दूसरा नंबर दे दो इशेरिशिया ESCH है ना ESCH इशेरिशिया कोलाई क्या नाम है बोलो बेटा इशेरिशिया शॉर्ट में क्या बोल देते हैं इसको ई कोलाई क्या बोल देते हैं इकोलाई क्या है बोलो बैक्टीरिया है ये सब क्या है बोलो इकोलाई क्या है बैक्टीरिया इकोलाई क्या है बैक्टीरिया इकोलाई का फुल फॉर्म क्या होता है इशेरिशिया बोलो इशेरिशिया कोलाई अच्छा इसमें कितना बेस पेयर्स होगा 4.6 into 10 to power 6 बेस पेयर्स कितना यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है याद रखना ठीक है मैचिंग में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन डालेगा मैचिंग में ठीक नाम दे देगा 5x174 बैक्टीरियोफेज लैम्डा इशेरिशिया कोलाई ये सब जो है डाटा आग उल्टा पुल्टा मतलब ऊपर नीचे कर देगा मैच करना है नीट में क्वेश्चन ऐसा आता है और मैचिंग वाला आने के चांसेस होते हैं क्लियर है यहाँ तक समझ में आया नहीं आया समझ में चलो अब तीसरा क्या बोल रहा है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए अच्छा हैप्लॉइड कंटेंट मतलब हैप्लॉइड कंटेंट मतलब डीएनए में कितना स्ट्रैंड होता है दो एक स्ट्रैंड की बात हो रही है एक स्ट्रैंड नहीं आया समझ हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा बोलो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए में कितना होगा बोलो 3.3 into 10 to power 9 बेस पेयर्स कितना 3.3 into 10 to power 9 into 10 to power 9 बेस पेयर्स सब में बेस पेयर्स है बस एक में कौन सा 5x174 में क्या लिखा हुआ बुक में न्यूक्लियोटाइड ये याद रखना ठीक है अरे बस समझ में क्लियर है चलो नहीं है समझ में पक्का
तो याद रखने का तरीका ये तो पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाएगा। 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। अच्छा कितना स्टैंड में, कितना स्टैंड, हैप्लॉइड बोल रहा है यहाँ पर, ये याद रखना हैप्लॉइड, स्टार मार्क कर दो इसको। क्वेश्चन में हैप्लॉइड देगा तो इतना मारना है, अगर क्वेश्चन में डिप्लॉइड देगा तो डिप्लॉइड मतलब 2n मतलब देगा तो कितना हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹ इंटू 2, राइट। तो कितना हो जाएगा, या फिर 2 को इधर कर दो इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, हाँ 6.6 इंटू 10⁻, ये पावर ये थोड़ी ना मल्टीप्लाई होता है, ये होता है। अरे बात समझ में, बेस पेयर्स समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, हाँ क्लियर हुआ, नहीं हुआ, अच्छा इसको क्या एक बात बताओ तो 50 को क्या 55 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं, हैं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, या अगर मान लो 500 अगर है तो 5 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं, हैं। अब इसको इसी को अगर हमको अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 500 गुना 2 कितना हो जाएगा 1000, तो मतलब कितना हुआ जी, बोलो 5 दूनी 10 गुने अभी तभी ना 1000 है, मतलब पावर मल्टीप्लाई नहीं होता, ये याद रखना, थोड़ा कैलकुलेशन बता दिए, ठीक है। हम लोग का कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है कि उस वक्त सोच रहे होंगे कि आखिर ये वाला मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो तुम लोग को वहाँ से एग्जाम्पल से मैं समझा दिया कि ऐसा नहीं होता जैसा तुम लोग अगर सोच रहे हो, क्लियर है। तो इतना ये याद रख पाओगे, बोलो। तो बैक्टीरियोफाज कितना बोलो तो 5 इंटू 174, अच्छा 174 के लास्ट में क्या आ रहा है जी, 4 के बाद क्या आता है 5, ठीक है। अरे समझ में नहीं है, समझ 174 है ना, 4 के बाद क्या आता है 5, तो आंसर लगा दोगे, टिक कर दोगे, अगर पूछेगा तो देख लेना 5386 कहाँ पर है, लगा देना, ठीक। ये तो याद ही हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁹9, बोलो बोलो, yes, याद रहेगा ना, yes, बाकी बैक्टीरियोफाज लैम्डा में सबसे ज्यादा, ऐसे में अगर देखा जाए तो 48,502, कितना बोलो, अच्छा इन सब में, इन चारों में से सबसे ज्यादा किसमें है, इन चारों में सबसे ज्यादा बेस पेयर्स किसमें है, किसमें 48, यहाँ पर कितना दिख रहा है 48,502, लेकिन 3.3 इंटू 10⁻9 है तो कितना जीरो बैठेगा 9 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो खा लेगा तो तब भी 8 जीरो, इसमें सबसे ज्यादा इससे कम उससे कम याद रखने का, अरे बात में नहीं समझ में, क्लियर है। तो ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा, उसके बाद इकोलाई बैक्टीरिया से भी छोटा, वायरस में कम होता है, क्लियर है। तो इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया, कहाँ पर होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं और कैटल्स के भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक। चलो इतना क्लियर है या नहीं, बोलो, बेटा ना लिख लिया ना, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस के, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में थोड़ा पढ़ें। तो नाइट्रोजनस बेसिस मेनली कितने हैं,
मेनली कितने हैं? 5। वो तो अमीनो एसिड्स 20 है, वो 20 क्या है? अमीनो एसिड्स है। आ रही बात सुन? हाँ हाँ, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। तो मेनली कितना है बोलो नाइट्रोजनस बेसिस? 5। अब इन नाइट्रोजनस बेसिस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक कौन सा बोलो? प्यूरिन। हाँ वेरी गुड। दूसरा बोलो पायरीमिडीन। पायरीमिडीन याद रहेगा। एक क्या है? प्यूरिन और एक पायरीमिडीन। आ रही बात समझ में? एक प्यूरिन और दूसरा क्या है बोलो? पायरीमिडीन। क्लियर है? अच्छा, प्यूरिन में कितने कौन कौन से होंगे बोलो? बोलो एडेनिन और ग्वानिन। हाँ आग, क्या लगाओगे बोलो? आग लगा दो, ठीक है, आग। ठीक। और इसमें बोलो साइटोसिन और बोलो यूरासिल और क्या? थाइमिन। क्या? CUT कट। हमारी बात समझ में? ट्रिक याद रखना है। और ये याद रखना है कि प्यूरिन में कौन कौन से हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन और पायरीमिडीन में से हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे। हमारी बात समझ में? हो सकता है कि पूछ दे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरीमिडीन। तो ये तीनों रहेगा, एक इसमें से दे देगा। हो गया? क्वेश्चन बन गया, इजी क्वेश्चन बन गया। लेकिन वहां पर यही इजी क्वेश्चन घुमा देता है अगर ट्रिक याद नहीं हो तो। कि मतलब कौन सा किस में कंफ्यूज होने पता चला वहां बैठ के, है ना? क्लियर है या नहीं है बोलो? तो एक पायरीमिडीन है और एक प्यूरिन है, इतना याद रखना है। कोई दिक्कत? चलो अब बात करते हैं हम लोग डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए में ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं आपस में क्या होता है बोलो? पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए में या फिर और आरएनए में भी, डीएनए में भी आरएनए में भी ये नाइट्रोजनस बेसेस आपस में क्या होते हैं बोलो? पेयर्स होते हैं। तो किसका पेयरिंग किससे होता है? प्यूरिन का पेयरिंग किससे होगा? पायरीमिडीन से होगा। मतलब प्यूरिन किससे जुड़ेगा बोलो? पायरीमिडीन। पायरीमिडीन से जुड़ेगा, मतलब इन दोनों का क्या होगा बोलो? पेयरिंग होगा। क्या होगा बोलो? पेयरिंग। ठीक, हमारी बात समझ में? अब अगर हम लोग बात करेंगे डीएनए, तो किसमें? इन डीएनए। किसमें? डीएनए। अगर डीएनए की बात करें हम लोग तो डीएनए में एडेनिन किससे जुड़ेगा बोलो? बोलो एडेनिन किससे जुड़ेगा बोलो? थाइमिन से। किससे जुड़ेगा? एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा। ठीक। और ग्वानिन किससे जुड़ेगा बोलो? साइटोसिन से। ठीक, नया समझ में? बोलो बोलो एडेनिन किससे जुड़ेगा बोलो? थाइमिन से। और ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो पक्का ना? तो एडेनिन और थाइमिन में टोटल कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं बोलो? 2। हाँ, कौन से बॉन्ड्स? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वेरी गुड। और ग्वानिन और साइटोसिन में टोटल कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताओ पेयरिंग किन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल होगा? ये ग्वानिन और साइटोसिन के। इन दोनों में आपसी तालमेल बहुत अच्छा है ना? बहुत, हाँ, बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, जिगरी बचपन का दोस्त है ना? इन दोनों को थोड़ा बहुत अलग किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को अलग करना बहुत नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, बहुत टफ है ना? ठीक, तो क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे इन आरएनए, वैसे खैर आरएनए के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, है ना? तो इन आरएनए, अब एडेनिन किससे जुड़ेगा बोलो? एडेनिन किससे जुड़ेगा? एडेनिन थाइमिन के ही साथ जुड़ेगा। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा। ये ग्वानिन जो है किसके साथ जुड़ेगा? यूरासिल के साथ जुड़ जाएगा। किससे? यूरासिल के साथ। किसके साथ? यूरासिल। ठीक है, एडेनिन
ग्वानिन, CUT कट। एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? थाइमिन। किसमें? DNA में। और ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा बोलो? साइटोसिन। किसमें? DNA में। लेकिन यही DNA, सॉरी यही ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा? यूरासिल। लेकिन किसमें? RNA। ये याद रखना है, ठीक है। और ये मैं पहले भी बना चुका हूँ, ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर DNA और RNA में अगर फर्क लिखने आ गया, DNA और RNA में फर्क अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ गया तो लिख लोगे। पहला कि DNA ज्यादा स्टेबल है। अच्छा सुनो, एडेनिन किसके साथ पेयरिंग हो रहा है? थाइमिन के साथ। किसके साथ? और ग्वानिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ हो रहा है। तो एडेनिन जब थाइमिन के साथ यहां पर बॉन्डिंग हो रहा है, और ग्वानिन और किसके साथ? साइटोसिन के साथ, तो DNA ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू RNA। तो DNA ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू RNA। तो जो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा बेहतर जेनेटिक मटेरियल होगा। पहली बात समझ रहे हो? जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल, जो हाँ जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा। उसका रीजन है, देखो माँ बाप से DNA कहाँ जा रहा है? बच्चों में जा रहा है। तो एक अच्छा खासा टाइम ले रहा है। ह्यूमंस की अगर बात कर ले हम लोग, तो हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA है। हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो हम लोगों में आने में अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल RNA है। आ रही बात समझ में? तो RNA एक वायरस से दूसरे वायरस में जल्दी से चला जाता है, नहीं आ समझ में? तो ट्रांसफर इजीली तेजी से होता है, स्टेबल कम। पहली बात समझ में आ रही बात? दूसरी बात, तो वायरस में कैरेक्टर उतना अच्छा से ट्रांसफर नहीं होता है। दो बात हो गई। और तीसरी बात, जिसमें ज्यादा तेजी से जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो इसका मतलब है कि उसका डिवीजन भी तेजी से। जाहिर सी बात है, ये एक सेल है, इससे जो है दो सेल बन रहा है, ठीक है। ये दो सेल बना, इसमें क्या चीज का पहले डिवीजन होगा? इसमें जो DNA है, RNA है, इसका पहले डिवीजन होगा। उसके बाद न्यूक्लियस का होगा। न्यूक्लियस के बाद जो साइटोप्लाज्म है, तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर के दो ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अगर DNA या RNA अगर तेजी से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सेल, नया सेल भी तेजी से बनेगा। अरे बात समझ में? तेजी से बन जाएगा। तो इसका मतलब है फिर ये तेजी से अपना बना देगा, फिर ये तेजी से अपना नंबर बढ़ाता जाएगा। तो इसलिए उसका ग्रोथ या डिवीजन का रेट फास्टर होगा, लेकिन लाइफ स्पैन कम होगा। अरे बात समझ में? ये पुराना सेल जितना लॉन्ग टाइम तक रहेगा, तब उतना ऑर्गेनिज्म उतना लॉन्ग टाइम तक रहेगा ना इन्वायरमेंट में। अरे बात समझ में? लेकिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, और RNA का डिवीजन रेट ज्यादा तेज होता है, फास्टर होता है। और जिसका डिवीजन रेट फास्टर होगा उसका लाइफ स्पैन उतना ही कम होगा। क्लियर हुआ या नहीं? तो DNA और RNA में फर्क अभी मैं लिखा दूंगा वैसे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक क्लियर है ना? लिख लिए? मिटा दूं उसको?
अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना नीट में, ठीक। किससे जुड़ेगा बोलो तो, पहले नाइट्रोजनस बेसिस किससे जुड़ता है? शुगर के साथ। किसके साथ? शुगर के साथ। जाहिर सी बात ऐसे जुड़ जाएगा क्या? शुगर में क्या चिपकने की सलाहियत होती है क्या? नहीं। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या चिपकने की सलाहियत होती है क्या? नहीं। तो ये सब आपस में जो जुड़ेगा तो किसके जरिए जुड़ेगा बोलो? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े तो बॉन्ड्स के जरिए। किसके जरिए? किसके जरिए बोलो? बोलो किसके जरिए? बॉन्ड्स के जरिए। तो कौन सा बॉन्ड होगा नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर के बीच में? कौन सा बॉन्ड होगा बोलो? बोलो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा? कौन सा बोलो? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोल दो या फिर क्या बोल दो? लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, नाम से भी पकड़ सकते हो। वर्ड क्या है? ग्लाइको। ग्लाइको वर्ड किससे लिया गया है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वर्ड यूज होता है। ग्लाइको वर्ड हो गया किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए क्या है बोलो? ग्लाइकोसाइडिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चंस। अच्छा, शुगर में भी मेनली कौन सा शुगर होता है? पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है बोलो? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब जिसमें कितने कार्बन हो? 5। ठीक है। ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज शुगर मतलब 6 कार्बन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो कितने कार्बन है? 6 है। कितने हैं बोलो? C6 मतलब 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज इज व्हाट बोलो? हेक्सोज। अरे बात सुन में नहीं ऐसे, लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस से जो जुड़ेगा कौन से कितने कार्बन वाले? 5 कार्बन वाले ही जुड़ेंगे। दैट मीन्स जितने भी ग्लूकोज जो जुड़ेंगे, सॉरी ग्लूकोज नहीं, जितने भी शुगर जो जुड़ेंगे उन शुगर्स में कितने होंगे कार्बन बोलो? 5 कार्बन। अरे बात सुन लें, और 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? पेंटोज। क्लियर है? तो पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजनस बेसिस में क्या जुड़ता है? कौन सा शुगर? पूरा नाम बोलो? पेंटोज शुगर। मिलके क्या बना लेता है? न्यूक्लियो, बोलो भूल जाती हो? न्यूक्लियोसाइड। क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स होता है। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसमें भी अगर बुक में भी देखोगे तो इसमें क्या लिखा रहता है बोलो? क्या लिखा हो रहा था बोलो? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या रहता बोलो? एन मतलब नाइट्रोजन वाले पार्ट में लिंकेज होगा, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। बस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी अगर याद रहेगा तो मार दोगे, ठीक है। क्लियर है? अब बताओ ये दोनों मिलके क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड्स। अब ये न्यूक्लियोसाइड्स किससे जुड़ेगा? हैं? किससे जुड़ेगा बोलो? अच्छा, क्या बना? ये दोनों मिलके क्या बना लिया? ये पहला न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में कौन जुड़ेगा? फॉस्फेट। कौन जुड़ेगा? फॉस्फेट। जाहिर सी बात है ये भी किसके जरिए जुड़ेगा बोलो? ये दोनों आपस में किसके जरिए जुड़ेगा? बॉन्ड के जरिए जुड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, बॉन्ड। ठीक है, बोलो किसके जरिए जुड़ेगा? अच्छा, यहाँ पर नाम किसके लिए लिया गया था? बाद वाले के लिए, शुगर के लिए ग्लाइकोसाइडिक। तो यहाँ पर फोस्फोसाइडिक नहीं है ना, फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। फोस्फो ईस्टर बॉन्ड, इंस्टाग्राम नहीं ना, फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा? याद रखना, ठीक।
अच्छा बॉन्ड बोल दो या फिर क्या बोल सकते हो? लिंकेज। बस तो क्या लिख सकते हो? बोलो फोस्फोएस्टर। बात एक ही है ना, क्लियर है? क्लियर है? नहीं है समझ में? ये क्या है बोलो? दूसरा नंबर है ना। तो अब ये दोनों न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट दोनों मिलके क्या बना लेगा? बोलो बेटा। न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड्स। बोलो। तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या एक हम लोग को अब कितना न्यूक्लियोटाइड मिला? एक न्यूक्लियोटाइड मिला। वैसा ही ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनते जाएंगे, लेकिन वो सारे न्यूक्लियोटाइड फिर आपस में जुड़ेंगे तब ना डीएनए बनाएंगे। अब जुड़ेंगे फिर बॉन्ड के जरिए। नहीं ऐसा नहीं समझ में? हाँ समझ में? हाँ, जैसे नाइट्रोजनस बेस है उसमें शुगर आकर के जुड़ा, तो किसके जरिए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़ गया, तो बन गया क्या? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड बन गया तो न्यूक्लियोसाइड में आकर के कौन जुड़ा? फॉस्फेट। किसके जरिए जुड़ा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब मान लो न्यूक्लियोटाइड बन के तैयार, एक न्यूक्लियोटाइड बना, वैसा ही और भी सारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनते जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा बन गया, ये सारे न्यूक्लियोटाइड फिर आपस में जुड़ेंगे। ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किसके जरिए जुड़ेंगे? बॉन्ड के जरिए। लेकिन वो कौन सा बॉन्ड होगा? सेम टू सेम नाम रहेगा फॉस्फो, लेकिन यहाँ लगा देना डाई। फॉस्फो डाइस्टर। बोलो। तो क्या बना? न्यूक्लियो। बोलो क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। किसके जरिए? फिर इसमें कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड। ये कौन सा बॉन्ड के जरिए? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फो, शायद बोर्ड में सही से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, याद रहेगा? नहीं है ऐसा। क्लियर है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये एरा भी इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रही बात? ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो तुमको उसमें से पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन सा किसमें है, मतलब कौन सा प्यूरिन में कौन सा पायरिमिडिन में, वो याद रखना है। और दूसरी बात है कि नाइट्रोजनस बेसिस शुगर से मिलता है तो कौन सा बॉन्ड के जरिए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मिलके क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोसाइड में फिर कौन जुड़ेगा? फॉस्फेट। कौन सा बॉन्ड के जरिए? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के जरिए। अब ये न्यूक्लियोसाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो। न्यूक्लियोटाइड। फिर एक न्यूक्लियोटाइड में दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये बना लेगा आगे चल करके ठीक है? क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बात? समझ में? चलो इसको मिटा दें। बोलो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए की खोज की शुरुआत कैसे हुई। डीएनए डिस्कवरी। इसको मिटा देते हैं। डीएनए डिस्कवरी। ठीक है? डीएनए डिस्कवरी। डीएनए की अगर डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करें कि डीएनए कहाँ से आया, कैसे आया, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या?
फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिशर। उन्होंने सबसे पहले डीएनए का देखा, लेकिन उन्होंने डीएनए वगैरह नाम वाम नहीं दिया था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही डीएनए देखा था। तो डीएनए was named as न्यूक्लियन। क्या नाम दिया था बोलो? हाँ, न्यूक्लियन। क्या नाम दिया था बोलो? न्यूक्लियन। डीएनए was named as न्यूक्लियन by एक काम करो, चलो ठीक है। डीएनए वॉज नेम्ड एज न्यूक्लियन बाई फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर इन 1869। 1869। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ये अगर ना लिखो तो ये लिखो, डीएनए वॉज एन एसिडिक, वॉज नहीं, डीएनए इज एन, है ना, डीएनए इज एन एसिडिक substance firstly was seen by Frederick Michel in 1869, and he named it as, क्या नाम दिया था इन्होंने? न्यूक्लियन। ठीक है, बेहतर ये है कि ये वाला लाइन। तो डीएनए क्या था, या डीएनए क्या है? एक बोलो, डीएनए क्या? एक एसिडिक। डीएनए क्या? इधर देखो, डीएनए एक्चुअली में क्या? एक एसिडिक सब्सटेंस। फर्स्टली वाज सीन बाय फ्रेडरिक मिशर। सबसे पहले किसने देखा था बोलो? फ्रेडरिक मिशर। कब देखा था? 1869। और उसका नाम क्या दिया था इन्होंने? न्यूक्लियन दिया था, याद रहेगा। एक्चुअली में डीएनए की खोज की शुरुआत किसने किया था बोलो? फ्रेडरिक मिशर। किसने किया था? मिक्सचर में बोल देना ना, है ना, फ्रेडरिक मिशर। ठीक, कब किया था? 1869 में। कौन पैदा हुए थे? तो ये याद रखना कि गांधी जी पैदा जो हुए थे ना, तो वो क्या लेके पैदा हुए थे? डीएनए लेके पैदा हुए थे। तो डीएनए लेके पैदा हुए थे। तो सबसे पहले डीएनए लेके कौन पैदा हुए थे? सबसे पहले डीएनए लेके, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले डीएनए लेकर के वो तो है ही, है ना, लेकिन गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी अगर याद रख लोगे तो डेट 1869। ठीक है, क्लियर है कि डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है। और सबसे पहले खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। कब किया था? 1869 में। और उसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लियन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। क्लियर है? बोलो। चलो, उसके बाद दो साइंटिस्ट आए। उसके बाद दो और साइंटिस्ट आए, इसको मिटा देता हूं। उसके बाद दो और साइंटिस्ट आए, जिसका नाम क्या था बोलो? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। क्या नाम था बोलो? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक।
उन लोगों ने जब डीएनए को, इसी न्यूक्लियन को इन्वेस्टिगेट करना आगे शुरू किया, तो जब देखा कि इसमें 2 स्ट्रैंड टाइप के हैं। तो क्या है बोलो? स्ट्रैंड है। क्या है बोलो? 2 स्ट्रैंड है। क्या है बोलो? 2 स्ट्रैंड है। क्या है बोलो? 2 स्ट्रैंड है। ठीक, एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड। अगर मान लो ये 5 प्राइम से लेकर के ये क्या है, यहाँ 3 प्राइम है, इसका क्या होगा बोलो? 3 प्राइम से ये 5 प्राइम, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब डीएनए का स्ट्रैंड हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। आ रही बात समझ में? मतलब अगर ऊपर में थायमिन प्यूरिन का है तो नीचे में थायमिन का है। मतलब एक के ऑपोजिट में क्या रहेगा? प्यूरिन के ऑपोजिट में पायरिमिडिन, और पायरिमिडिन के ऑपोजिट में प्यूरिन रहेगा। क्लियर है? नहीं है समझ? जैसे अगर मान लो यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखो एडेनिन क्या है? प्यूरिन, और थायमिन क्या है? पायरिमिडिन, है ना? नहीं बोलो, पिरामिडिन नहीं, मतलब पिरामिड में पायरिमिडिन। ठीक है, तो बात वही है। तो 2 साइंटिस्ट आए जिसका नाम वाटसन और दूसरे का नाम क्रिक, मतलब जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, शॉर्ट में वाटसन एंड क्रिक याद है। ठीक है, तो उन्होंने देखा न्यूक्लियस में कि उन लोग को क्या दिखा? डीएनए दिखा, और डीएनए किस फॉर्म में दिखा? डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में दिखा। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? वेरी गुड नहीं है ना, वेरी गुड है ना। क्या बोलते हैं? हेलिकल। तो सबसे पहली बार कि डीएनए का हेलिकल या डबल हेलिकल, कितना हेलिकल है? एक, दूसरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। क्लियर है? तो यहां लिख दे दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था, बोलो, जेम्स वाटसन। हाँ, वाटसन ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन, बहुत खतरनाक। हाँ, जेम्स वाटसन और एंड क्रिक। क्रिक, ठीक है। तो क्रिक का भी पूरा नाम क्या था? जेम्स वाटसन एंड हेनरिच क्रिक, फ्रांसिस क्रिक जी। क्या नाम है बोलो? फ्रांसिस क्रिक। तुम लोग कंफ्यूज कर दिए मुझे। फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, फ्रांसिस। both combinedly they together, है ना, दो together firstly discovered double helical strand of डीएनए, या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या याद कर लेंगे बोलो हम लोग? वाटसन और क्रिक। शॉर्ट में क्या याद कर लेंगे बोलो? वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने मिल करके डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है
हु गेव फर्स्ट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड, या फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड। आज के लिए इतना ही तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास। बाकी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।